नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूमास एकेडमी एंड मोटिवेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वन शॉट वीडियो कैलोरी मीटर से रिलेटेड। और कैलोरीमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कैलोरीमेट्री में पढ़ने वाले हम सारा का सारा चैप्टर एक शॉर्ट वीडियो में। और ये शॉर्ट वीडियो आईसीएससी बोर्ड से रिलेटेड होगी। आप लोगों को पता ही है आईसीएससी बोर्ड की सीरीज चल रही है और इसी आईसीएससी बोर्ड की सीरीज के अंतर्गत हम वन शॉट में सारे चैप्टर कवर कर रहे हैं। जिन बच्चों ने पिछले चैप्टर नहीं देखे वो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पिछले चैप्टर भी देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है तब देख सकते हैं, या फिर प्लेलिस्ट को सर्च करके देख सकते हैं। वहाँ आईसीएससी बोर्ड से रिलेटेड प्लेलिस्ट सेपरेट बना दी गई है, तो वहाँ पे सारी वीडियोस मिल जाएगी आप लोगों को। इन वीडियोस को आराम से पेशेंटली देखना, 1.5 की स्पीड पे रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो आराम से सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। और नोट्स बनाते चलना, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और यही वीडियोस आपके काम आने वाली है आईसीएससी बोर्ड के एग्जाम में। फिलहाल हम मैनुअल की तैयारी कर रहे हैं और प्री बोर्ड के लिए भी हम बचे हुए चैप्टर प्री बोर्ड तक के लिए डाल देंगे। और उससे आप जब देखोगे सारी वन शॉट वीडियोस, 12 वीडियोस होंगे आई थिंक, क्योंकि 12 चैप्टर है और वहाँ से सब कुछ कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं कैलोरीमीटर में। कैलोरीमेट्री में हम क्या पढ़ने वाले हैं, दीज आर दी टॉपिक्स विच आर रिलेटेड टू कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट क्या होता है, यूनिट ऑफ हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन द हीट, हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, कैलोरीमीटर एंड प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कंसेप्ट इस हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, नेचुरल फिनोमेना क्या क्या होते हैं, एप्लीकेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, चेंज ऑफ फेस के फ्रीज लिक्विड से आइस और आइस से वेपर। उसके बाद मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग, हीटिंग कर्व और लेटेंट हीट एंड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं आज की वीडियोस में। तो सिंपल बेसिक और फर्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीमेट्री क्या है। तो कैलोरीमेट्री इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। मतलब हम हीट की स्टडी करते हैं कि एक्चुअल में हीट क्या है, हीट को कैसे इंक्रीज और डिक्रीज किया जा सकता है, हीट किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और हीट टेम्परेचर से कैसे रिलेटेड है। तो एक्चुअल में हीट क्या चीज़ है। तो मान लो हमारे पास कोई बॉडी है, हमने उसे हीट गर्म करना स्टार्ट किया। सिंपली जब हम उसे गर्म करना स्टार्ट करते तो उस पर्टिकुलर बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स है उन्हें एनर्जी मिल जाती है। जब उन्हें एनर्जी मिल जाती है तो वे रैंडमली मोशन करने लगते हैं और आपस में कोलिजन करने लगते हैं। जब आपस में कोलिजन करने लगते हैं तो उससे जो चीज़ प्रोड्यूस होती है उसे ही हम हीट बोलते हैं। एक्चुअल में ये हीट किसी भी बॉडी की या किसी भी मटेरियल की इंटरनल एनर्जी होती है, इंटरनल एनर्जी मॉलिक्यूल्स की। जब वो आपस में टकराते हैं तो उससे जो चीज़ पैदा होती है उसे ही हीट कहते हैं। ठीक, टेम्परेचर कैसे हीट से डिफरेंस है। टेम्परेचर एक्चुअल में क्या है कि जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर, मतलब किसी बॉडी को गर्म करते हैं, मान लो हमें टेम्परेचर के बारे में नहीं पता क्या होता है, जब हम किसी बॉडी का टेम्परेचर गर्म करते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, उन मॉलिक्यूल्स की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर कहलाती है। मतलब एक टाइप की एनर्जी ही है टेम्परेचर भी, बस वो एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाती है। या इन अदर वर्ड्स हम बात करें द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी। जब हम किसी बॉडी को टच करते हैं तो हमें जो गर्माहट या ठंडकपन महसूस होता है वही क्या कहलाता है, टेम्परेचर कहलाता है। तो टेम्परेचर की डिस्कवरी सबसे पहले फारेनहाइट साहब ने की थी, उसके बाद केल्विन साहब आए। तो हमें सब चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हीट एक्चुअल में क्या है कि मान लो हमारे पास, अगर हम यहीं पे टॉपिक की बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। तो कॉन्सेप्ट ऑफ हीट में लेट्स से वी हैव ए बॉडी, दिस इज ए बॉडी, है ना, कोई पीस ले लिया हमने मेटल का, किसी भी चीज़ का, इसके कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, दीज आर दी मॉलिक्यूल्स ऑफ द बॉडी यहाँ पे। और हमने क्या किया, इसे गर्म करना स्टार्ट किया या एनर्जी दे दी। जैसे ही हमने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, एनर्जी दी, तो मॉलिक्यूल्स को क्या मिल जाएगी, एनर्जी मिल जाएगी। हमने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, जैसे हमने इसे गर्म करना स्टार्ट किया मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिल जाएगी। और जैसे ही मॉलिक्यूल को एनर्जी मिली तो रैंडमली मूव करने लगेंगे। ऑब्वियसली जब ये रैंडमली मूव करेंगे तो एक दूसरे से टकराएंगे, और जब एक दूसरे से टकराएंगे तो जो चीज़ क्रिएट होगी या डेवलप होगी उसे ही हम कहते हैं हीट। यही है कॉन्सेप्ट हीट का। एक्चुअल में जो हीट होगी उसे हम कह सकते हैं द इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स। तो ये हमारे पास हीट हो जाती है। इसको डिनोट किससे करते हैं, हीट को डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू। इसकी यूनिट होती है बेसिकली जूल और कैलोरी। कैलोरी भी होती है, जूल भी होती है। और एक ऐसी क्वांटिटी है, और हीट हो या भर को सारी की सारी स्केलर क्वांटिटीज होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें यूनिट्स की हीट की, तो यूनिट्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूनिट्स ऑफ हीट। तो हीट की अगर हम यूनिट लिखने की कोशिश करें यहाँ पे, तो सिंपली 1 जूल जो होता है वो होता है
कैलोरी, 1 कैलोरी एक्चुअल में होता है 4.2 जूल के बराबर, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा फूड पैकेट्स पे लिखा होगा किलो कैलोरी कि कितनी एनर्जी है, 42 किलो कैलोरी या 100 किलो कैलोरी। इसका मतलब क्या होता है कि कैलोरी की जो बेसिक यूनिट है जो जनरली यूज की जाती है फूड वूड में, उसे बोलते हैं किलो कैलोरी, उसे लिखते हैं 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी एक्चुअल में इक्वल होती है 4200 जूल के इक्वल, ठीक। ऐसे ही ये तो फर्स्ट यूनिट थी, ये सेकंड यूनिट थी, और थर्ड यूनिट की बात करें 1 जूल, तो 1 जूल किसके इक्वल होता है, 10⁻7 अर्ग के इक्वल होता है। अर्ग एक सीजीएस यूनिट है हीट की, तो उसे अर्ग के इक्वल रख देते हैं। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट। हम यहीं से बात करी और हमने क्या पढ़ा, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट के बारे में बात करी, यूनिट ऑफ हीट के बारे में बातें करी, ठीक। बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर। तो कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है कि जब हम किसी चीज को टच करते हैं तो हमें जो हॉटनेस और कोल्डनेस फील होती है वही टेम्परेचर है। कि जब हम किसी बॉडी को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स रैंडमली मोशन करते हुए उनके काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसका हम एवरेज निकाले तो वो जो चीज हमें मिलेगी वही क्या कहलाएगी, टेम्परेचर कहलाएगी। तो एक्चुअल में हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्या हो सकता है, हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस ये है बेसिकली कि हीट एक्चुअल में क्या है, कॉज, और टेम्परेचर क्या है, उसका इफेक्ट। कि किसी कोई जो कारण है वो तो हीट है और कारण की वजह से जो प्रभाव डेवलप हुआ वो टेम्परेचर है, ऐसा कह सकते हैं हम, है ना। कि किसी चीज को हीट फ्लो हुई, हमने टच किया, हमें गर्माहट महसूस, तो ये एक्चुअल में हो जाता है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर इज बेसिकली डिनोटेड बाय, इसे हम डिनोट करेंगे टेम्परेचर को, डिनोटेड बाय कैपिटल टी, और इसकी यूनिट हो जाती है केल्विन, क्योंकि केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने भी इसके बारे में बाकी चीजें, काफी सारी चीजें बताई थी, तो केल्विन इसकी बेसिक यूनिट बन जाती है टेम्परेचर की, ठीक है। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करते थे, 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टी प्लस 273 केल्विन। मतलब डिग्री से अगर टी डिग्री सेल्सियस है तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर 273 ऐड करते हैं तो कैलोरी में, वो केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या है कि लेट्स से वी हैव 2 बॉडीज, हमने 2 बॉडीज ली और यहाँ पे हमने इसे हीट करना स्टार्ट किया और इसे कनेक्ट किया इस दूसरी बॉडी से। अब धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ते, क्योंकि इसका रैंडम मोशन इंक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स का रैंडम मोशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही टेम्परेचर कहलाएगी। अब हाई टेम्परेचर की वजह से ये तो लो टेम्परेचर पे है, ये कुछ नहीं, कोल्ड है, और ये क्या हो जाएगी, हॉट हो जाएगी। तो क्या होगा, हॉट बॉडी लो बॉडी की तरफ को अपनी सारी हीट प्रोवाइड करवा देगी। कुछ इस तरह से चलते चलते हीट इस डायरेक्शन में चलेगी और इसे भी क्या करना स्टार्ट कर देगी, गर्म करना स्टार्ट कर देगी, और ये भी हॉट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो टेम्परेचर एक्चुअल में क्या जानकारी दी, टेम्परेचर ने जानकारी दी कि हीट कैसे हाई से लो की तरफ फ्लो होती है, ये भी हम टेम्परेचर के बेस पे बता सकते हैं। मतलब कि जिस बॉडी का टेम्परेचर हाई होगा वो हमेशा लो की तरफ को ट्रेवल करने की कोशिश, तो इस चीज के बारे में पता चल जाता है हमें। तो अगर हम बात करें कुछ चीजों की, जैसे कि अगर हम टेम्परेचर की डेफिनेशन लिखना चाहें तो द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ ए बॉडी, इसे टेम्परेचर कहते हैं। अदर वर्ड में क्या लिख सकते हैं, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को ही हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। ये बात याद रखेंगे हम। अगर हम हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस क्रिएट करना चाहे या लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, पहला डिफरेंस क्या होगा, पहला डिफरेंस होगा कि हीट अलग अलग बॉडीज की अलग अलग हो सकती है सेम टेम्परेचर पे, जबकि टेम्परेचर अलग अलग बॉडी का अलग अलग हो सकता है सेम हीट पे। ये डिफरेंस हुआ। हम क्या कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ लिखे हीट एंड टेम्परेचर, तो यहाँ से अगर बात करें तो पहली चीज़ कि डिफरेंट बॉडीज एट सेम टेम्परेचर कैन हैव डिफरेंट हीट, क्योंकि हीट बहुत सारी चीज़ों पे, टेम्परेचर को छोड़ करके और बाकी चीज़ों पे भी डिपेंड करती है हीट। मतलब टेम्परेचर पे ही नहीं करती, टेम्परेचर पे भी है, उसके अलावा मास पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, दैट्स वाई। ऐसे अगर हम इसकी बात करें तो डिफरेंट बॉडी ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर कैन हैव सेम हीट, ठीक है। एक तो ये पता चला। सेकंड हम बात करें अगर, तो सेकंड
हीट किससे मेजर की जाती है? कैलोरी मीटर से। कैलोरी मीटर से हीट को मेजर करते हैं। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से, सबको पता है। हम देखते हैं ना थर्मोमीटर से, हम किससे किसे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से टेम्परेचर को मेजर करते हैं। कि जब कभी बुखार होता है तो मुंह में क्या लगाते हैं? अपने थर्मोमीटर ही लगाते हैं ना, बुखार देखने के लिए। तो इस हिसाब से करते हैं हम। और बाकी चीज़ें भी हैं, वो देखो यहाँ आ रहा होगा टेम्परेचर और हीट में डिफरेंस, तो यहाँ से हम देख सकते हैं। अब अगर हम बात करें आगे की, इफ वी डिस्कस अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर की बात की हमने, कंपैरिजन बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, वही डिफरेंस है, कंपैरिजन एक ही बात होती है। अगर हम बात करें फैक्टर्स डिपेंड ऑन हीट, हीट पे कौन कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि फैक्टर्स कौन कौन से डिपेंड करेंगे। फैक्टर्स डिपेंड्स ऑन हीट, या हीट किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो नंबर फर्स्ट, इट डिपेंड्स ऑन मास, बॉडी के मास पे डिपेंड करती है। तो मतलब एम क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम, सिंपली। सेकेंड बात करें, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बॉडी के टेम्परेचर पे क्यू प्रोपोर्शनल टू टी। थर्ड, इट डिपेंड्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। अगर हम इन्हें कंबाइन करने की कोशिश करें तो व्हाट वी विल गेट, वी कैन सी दैट Q प्रोपोर्शनल टू M इंटू टी। प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, हम सब जानते हैं। तो Q इज इक्वल टू CMT, तो वेयर C ही कहलाती है स्पेसिफिक हीट, इसे ही कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट या हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कहना सही नहीं होगा, इसे कहेंगे हम हीट कैपेसिटी। तो हम कह सकते हैं C इज नोन एज हीट कैपेसिटी। T इज द टेम्परेचर, अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर 0 है तब, तो T इज द टेम्परेचर। हम T को यहाँ क्या कहेंगे? T टेम्परेचर डिफरेंस है ना। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू CM डेल्टा T, जहाँ C क्या होगी? हीट कैपेसिटी बन जाएगी। अब हीट कैपेसिटी क्या होती है? किसी भी बॉडी की हीट गेन करने की कैपेसिटी। कि कोई भी बॉडी, कोई भी हीट, किसी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड, द एनर्जी रिक्वायर्ड या द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ 1 kg मास इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। सिंपल सा है ना। तो अगर हम यहीं पे बात करें, इसके फैक्टर्स को हमने देखा हीट कैपेसिटी की, तो हीट कैपेसिटी क्या होता है? ठीक, चलिए, हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी मान लो हमारे पास एक वाटर है, मान लो चलो, और वाटर को हमने गर्म करना स्टार्ट किया, और यहाँ पे वाटर है। वाटर का टेम्परेचर स्टार्टिंग में कितना है? T डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अब धीरे धीरे हमने इसका फायर इंक्रीज की, तो मतलब फायर लगा दी, बर्न किया, तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, और टेम्परेचर पहुंचा लेट से 1 + T डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा। तो जो हीट रिक्वायर्ड हुई वाटर को, तो जो हीट मिली वाटर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में, उसे ही उसकी हीट कैपेसिटी बोलेंगे। तो हीट कैपेसिटी यहाँ सिंपली क्या हो जाएगी? द हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब हीट कैपेसिटी की बात हमने करी, इसके यूनिट की बात कर लेते हैं कि कैसे यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं हीट कैपेसिटी की। देखो, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला यहाँ से निकल करके आ जाएगा। अगर यहाँ पे बात करें सिंपली, तो C कैन बी रिटन एज Q/ΔT, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये है। तो अब यहाँ से इसका फॉर्मूला यूनिट बनेगी। यूनिट क्या बन जाएगी? देखो, हीट की यूनिट होती है जूल और टेम्परेचर की यूनिट केल्विन, तो जूल पर केल्विन, और वी कैन से जूल पर केल्विन इनवर्स। दिस इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी, डिनोट करते हैं C से। अब यहीं से बात करते हैं अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जब भी तुम्हें स्पेसिफिक चीज निकालनी हो, स्पेसिफिक का सिंपल मतलब किसी भी क्वांटिटी को मास से डिवाइड कर दो, तुम्हें स्पेसिफिक मिल जाता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के लिए हम क्या करेंगे? इस हीट कैपेसिटी को मास से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज नथिंग बट द रेशो ऑफ हीट कैपेसिटी टू द मास पर यूनिट मास वी कैन से, है ना। तो इट इज हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास ऑफ ए बॉडी इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो इसे डिनोट करेंगे स्मॉल सी से, ये कैपिटल सी था, ये हो जाएगा कैपिटल सी अपॉन एम, और वी कैन से स्मॉल सी इक्वल टू कैपिटल सी अपॉन, कैपिटल सी की वैल्यू क्या होती है, क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, और वी कैन से क्यू इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। यहाँ से हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा हीट का, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टर्म में। अगर हमें यहाँ से यूनिट कैलकुलेट करनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, तो यूनिट कैन बी रिटन एज, क्या बन जाएगी, देखो यहाँ से आ जाओ, सी की यूनिट क्या थी, जूल पर केल्विन इनटू केजी, है ना, तो केजी भी तो आ रहा ना, तो आ जाएगा जूल केल्विन इनवर्स केजी इनवर्स, दिस इज द यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी। ठीक है बात। तो हमने देखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के बारे में। अब अगर हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी के डिफरेंस की बात करें, तो देयर आर द डिफरेंस कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट रिक्वायर्ड पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी यूनिट जूल पर केल्विन, उसकी यूनिट जूल पर केल्विन केजी हो जाती है। और छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको दिख रही होगी बोर्ड पे, ये इसके डिफरेंसेस हो जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें किसके, कैलोरीमीटर की, तो सारा एप्लीकेशन कहाँ पे यूज होता है, कैलोरीमीटर में आकर के यूज होता है। कैलोरीमीटर क्या है, कैलोरीमीटर जो ये बताता है कि किसी बॉडी ने कितनी हीट गेन की और कितनी हीट लॉस की। तो हीट गेन और हीट लॉस, इसी का प्रिंसिपल भी ये है, हीट गेन बाय द बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द बॉडी, या हीट गेन बाय वन बॉडी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय द अनदर बॉडी, दिस इज कॉल्ड द कैलोरीमीटर, कैलोरीमीटर प्रिंसिपल। तो कैलोरीमीटर को क्या कहेंगे, देखो हम, हमारे पास तुमने थर्मस देखी होगी, जिनमें पानी गर्म है तो गर्म ही रहेगा, या टिफिन होता है पानी ठंडा है तो ठंडा ही रहेगा, या खाना गर्म है तो गर्म ही रहेगा। एक्चुअल में वो कैलोरीमीटर है ना, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो कैलोरीमीटर की तरह है, जिससे कि सराउंडिंग का टेम्परेचर से कोई उसका मतलब ही ना रहे, वही कैलोरीमीटर है जो आइसोलेट हो जाता है अपने आप में। तो कैलोरीमीटर का फिगर तुम्हें दिख रहा होगा बराबर में, यही कैलोरीमीटर है। अब हम इसके डिस्कस करते हैं व्हाट इज द कैलोरीमीटर एक्चुअल में, है ना। कैलोरीमीटर एक डिवाइस है जिसका काम होता है कि किसी भी बॉडी ने कितनी हीट गेन की या कितनी हीट लॉस की, इट इज ए इंस्ट्रूमेंट लाइक ओनली। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की होती रहता है। देखो जब हम इसके अंदर कोई चीज डालते हैं, अब ये कैलोरीमीटर के, ये थर्मामीटर है, यहाँ पे ये स्टेरेस हम घुमाएंगे, इसके अंदर जो भी लिक्विड या पड़ा होगा सॉलिड जो भी हम डालेंगे बहरहाल। और ये क्या चीज़ है, देखो कॉपर का, ये कॉपर वेसल है, ये बाहर का वेसल कॉपर वेसल है, अंदर बीच में वूल भरी हुई है, ठीक, कॉपर वेसल ये है, देखो ये वाला, ये अंदर वाला, ये कॉपर वेसल है, ये कॉपर का होता है बना हुआ। ये वुडन ब्लॉक है ना, लकड़ी का है, उसके अंदर ये बीच में वूल भरी, वूल मतलब ऊन भर दी, जिससे कि हीट इंसुलेशन हो पाए बढ़िया करके। तो अब क्या हुआ, हमने इसके अंदर मान लो एक लिक्विड डाला, गर्म पानी है, इसके अंदर क्या था, एक गर्म पानी, हॉट वाटर है, दिस इज द हॉट वाटर, जिसका टेम्परेचर है मान लो टी हॉट, कह सकते हैं ऐसा, ठीक है। हमने अचानक से लिक्विड लिया जो कि कोल्ड वाटर है, यहां से हमने इसके अंदर पोर कर दिया, ये लिक्विड वाटर, कोल्ड वाटर, लिक्विड कह रहा है, कोल्ड वाटर है, और इसका टेम्परेचर है वाटर का टी कोल्ड, और इसके अंदर हमने पोर किया। जैसे ही हमने इसके पोर किया तो हीट एक्सचेंज होगी, हॉट वाटर अपनी हीट कोल्ड को देगा, कोल्ड वाटर हॉट से एब्जॉर्ब कर लेगा। यही प्रिंसिपल है कैलोरीमीटर का कि हीट गेन बाय द कोल्ड वाटर इज इक्वल टू हीट लॉस्ट बाय द हॉट वाटर, इज द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। उसकी वजह से हम इस थर्मोमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं कि फाइनल टेम्परेचर कितना पहुंचा। अगर हमारे पास थर्मोमीटर नहीं है तो हम एक कैलकुलेशन उससे कैलकुलेट करके फाइनल टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से। तो क्या बन जाएगा, यहीं से ये डिवाइस है, इसके बारे में लिखा रहा होगा आराम से, वो लिख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल की अगर हम बात करें इसकी, तो हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड वाटर, ठीक है बात, ये कोल्ड वाटर हो जाएगा। अब अगर हम यहाँ बात करें हीट लॉस बाय कोल्ड वाटर, तो मान लो एक फाइनल टेम्परेचर टी पे पहुंच गई, ये चीजें सारी है ना, मिक्स होकर थोड़ी देर बाद देखा हमने तो एक टी टेम्परेचर पे पहुंची। याद रखना, बाहर की जो एयर है उसका कोई कांटेक्ट नहीं है थर्मोमीटर से, इसी वजह से हमने चेम्बर इस तरह से बनाया है कि बाहर की ना तो कोई हीट अंदर जा पाए और अंदर का कोई भी हीट बाहर भी ट्रांसफर ना कर पाए। इसलिए हमने कोशिश की है कि इंसुलेट कर दिया जाए यहाँ, और वूल सबसे बढ़िया इंसुलेटर होती है, उसके बाद वुड और अच्छा इंसुलेटर होता है।
अब बात है कॉपर वेसल की यूज किया गया है, क्योंकि कॉपर वेसल की जो कंडक्टिविटी है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत हाई होती है। तो जैसे हम इसके अंदर किसी भी लिक्विड, किसी भी टेम्परेचर के लिक्विड को पोर करते रहे, इजिली इसका टेम्परेचर गेन कर लेता है, अटेन कर लेता है। तो मिक्स होने में परेशानी नहीं होती और टेम्परेचर में वेरिएशन आने में भी कोई परेशानी नहीं होती। कॉपर वेसल के इंपॉर्टेंट यूजेस है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ देखो, तो हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस लगाएंगे। तो हीट लॉस किसने की? हॉट वाटर ने। तो हॉट वाटर का टेम्परेचर हॉट से पहुंचा टी पे, तो हम लिखेंगे क्या? हीट लॉस बाई हॉट वाटर, एम हॉट जो भी उसकी क्वांटिटी थी, सी हॉट वाटर की कैपेसिटी, और टेम्परेचर क्या हो जाएगा? हॉट वाटर से टी पे पहुंचा तो टी हॉट माइनस टी, ये लिख सकते हैं, इज इक्वल टू हीट गेन। हीट गेन किसने की? कोल्ड वाटर ने। कोल्ड वाटर का टेम्परेचर कहाँ से कहाँ पहुंचा? टी सी से टी पे पहुंचा होगा ये भी ऑब्वियसली, लेकिन हमें इतना पता है कि टी सी कम है टी से और ये टी एच ज़्यादा है टी से। तो जब टी एच ज़्यादा है टी से और टी सी कम है टी से, तो कुल मिलाकर रिलेशन बन जाएगा टी एच ग्रेटर देन टी सी। तो इसमें से एक घटेगा, इसमें से एक घटेगा, बड़े में से छोटा घटाया जाता है ना, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे एम कोल्ड वाटर, सी कोल्ड वाटर, और क्या आ जाएगा? टी माइनस टी कोल्ड वाटर। तो यहाँ से हम इस फॉर्मूले से हम कॉमन टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं, जिस टेम्परेचर पे मिक्सर पहुंच जाएगा। तो इफ यू वांट टू फाइंड द कॉमन टेम्परेचर, लेट्स से एम हॉट वाटर की कैपेसिटी एम कोल्ड वाटर के इक्वल है, जो कि हमने एम किया, सेम क्वांटिटी में मिलाया मान लो। तो यहाँ क्या आ जाएगा? C1 कह दो हॉट वाटर के लिए, टी एच माइनस टी इज इक्वल टू C2 टी माइनस टी सी। एम से एम कट जाएगा क्योंकि इक्वल ले लिया हमने। मल्टीप्लाई करेंगे T1 वो C1 टी एच माइनस C1 टी इक्वल टू C2 टी माइनस C2 टी सी। अलग अलग लेकर जाएंगे, टी एक तरफ को ले लो, तो C1 टी एच प्लस C2 टी सी इक्वल टू टी कॉमन लेंगे, C1 प्लस C2 हो जाएगा, या T कैन बी रिटर्न है C1 टी एच प्लस C2 टी सी अपॉन हो जाएगा C1 प्लस C2। तो यहाँ से कॉमन टेम्परेचर कैलकुलेट किया जा सकता है इजीली, कि जिस पे मिक्सचर पहुंचेगा। अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि मान लो ये तो हमने इंसुलेटर बनाया था, कोई दिक्कत नहीं, अगर इस वेसल की खुद की अपनी थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी हो, तब हीट लॉस या हीट गेन कैसा होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, जिसने हीट लॉस की तो हीट गेन कौन कौन करेगा? एक तो वो लिक्विड जो उसमें डाला गया है, दूसरा वो फ्लास्क, ये वाला फ्लास्क भी, तो दोनों मिलकर के हीट गेन करेंगे, और हीट लॉस करने वाला केवल एक होगा, हॉट वाटर। यहाँ पे तो हम कैसे लिख सकते हैं इसे? तो हम इसे लिखेंगे क्या? यहाँ पे हम एक स्टार पॉइंट बनाते लिखते हैं, इफ वेसल हैव देयर ओन हीट कैपेसिटी एंड मास। तो हीट कैपेसिटी मान लो वेसल की CV और मास मान लो कैपिटल M, ये चीज़ें हैं। तो क्या लिखेंगे? तो सिंपल लिखेंगे हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन बाय लिक्विड प्लस वेसल। ठीक, ये दोनों मिलकर के करेंगे। तो अगर मैं इस चीज़ को ऊपर लिखूँ तो हीट लॉस क्या था? हीट लॉस तो वही होगा एम सी हॉट टी हॉट माइनस टी इज इक्वल टू हीट गेन क्या हो जाएगा? हीट गेन इसने की एक तो एम सी टी माइनस टी सी, और प्लस इसकी हीट वेसल की जो कि क्या होगी? कैपिटल M CV टी माइनस टी सी, इसी के बराबर हीट गेन करेगा ये भी सिंपली। तो यहाँ से हम इस तरह से वेसल की हीट कैपेसिटी गिवन होगी तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, और न्यूमेरिकल करने के बाद हम आगे का टॉपिक करेंगे, जिसे हम बोलेंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हीट और हीट वाटर और नेचुरल फिनोमेना, ये ठीक है। तो चलिए लास्ट टॉपिक बचे हैं 3 टॉपिक्स इस पार्ट के, ना कि चैप्टर के। चैप्टर भी लेटेंट हीट है। तब हम बात कर लेते हैं कुछ एप्लीकेशंस की, जैसे कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट के क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद हमें नेचुरल फिनोमेना देखना है, जो स्पेसिफिक हीट के नेचुरल फिनोमेना एक्चुअल में होते हैं, है ना, वर्ल्ड में। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हाई एंड लो स्पेसिफिक हीट। तो ये चीजें देखते हैं क्या होता है। तो पहली चीज, अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें हीट के, तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग विंटर, कि जो विंटर के टाइम पे जब फसलें होती हैं, फसलों की रात के टाइम जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने की वजह से जो फसल होती है, फसल के अंदर जो वीन्स है वो बस्ट हो सकती है, बस्ट होकर के डैमेज हो जाएगी और वाटर सारा एक्सपेंड हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, निकल जाएगा। तो उससे क्या होगा? सारी फसल बर्बाद हो सकती है।
तो उस बर्बाद फसल को रोकने के लिए, बचाने के लिए क्या करते हैं, जो किसान होते हैं रात के टाइम पानी भर देते हैं पूरी फसल में, जाड़ों में भी। हम कभी कभी सोचते हुए ना, कभी जब जाते हैं खेत में घूमने, देखते हैं कि रात में पानी को चला रखा है, भाई अब तो ठंड हो रही है, पानी की जरूरत क्या है। एक्चुअल में यह है कि वाटर के पास एक हाई स्पेसिफिक हीट होती है। तो जैसे हम वाटर पूरे खेतों में कर देते हैं, तो रात को भले ही टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाए, लेकिन उस फसल के नीचे का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है 20 to 24 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक काफी हाई होती है और ये एनर्जी हीट रिलीज करता रहता है नीचे नीचे, जिससे कि फसलें हमारी सेफ रहती है। ऐसे ही वाटर फर्मेंटेशन में यूज होता है। फर्मेंटेशन मतलब सूजन। सूजन क्या होती है कि जब कभी कभी हमारे पेन होता है, वो चीज सूज जाती है, तो हम क्या करते हैं, गर्म पानी की बोतल रख देते हैं उस समय पर। तो उस समय कितना रिलीफ मिलता है हमें। रिलीफ क्यों मिलता है, क्योंकि वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट है। जैसे हमारी बॉडी पे जाती है तो हमें एहसास होता है कि यार हमारा पेन, वो जो बीन्स है वो जो सूज गई थी, वो अपनी नॉर्मल सिचुएशन में आने की कोशिश करती है, जिससे हमें बहुत रिलीफ महसूस होता है। तो उसे फर्मेंटेशन बोलते हैं। ऐसे कूलेंट की बात करें तो वाटर एज ए कूलेंट भी वर्क किया जाता है। जैसे कि गाड़ी के रेडिएटर होते हैं आगे जो लगा हुआ होता है, उसके अंदर पानी डालते रहते हैं, तो क्या होता है, क्योंकि बहुत सारी हीट प्रोड्यूस, इंजन बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करता है जब गाड़ी चलती है। जब गाड़ी चलती है, इंजन बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगा, तो वो हीट कैसे कंट्रोल की जाएगी, मैनेज की जाएगी। तो वाटर चारों तरफ जैकेट, वाटर की जैकेट बना दी जाती है और ठंडा पानी उसमें डाला जाता है। ठंडा पानी क्या करता है, सारी की सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने ठंडक इंजन को दे देता है, तो इंजन सेफ रहता है और कूलेंट की तरह वाटर में वर्क कर पाता है। ऐसे थर्मल रेडिएटर की तरह भी, थर्मल रेडिएटर क्या होता है कि जहाँ विंटर रहती है 24 घंटे, है ना, जैसे कि रसिया जैसे शहर होते हैं, वहाँ विंटर ही रहती है, तो उनके घरों में गर्मी पैदा करने के लिए वाटर को ऐसे थर्मल रेडिएटर वर्क किया जाता है कि पाइपों में पानी को दौड़ा दिया जाता है। गर्म पानी नहीं, नॉर्मल पानी को दौड़ाया जाता है और वो हीट एब्जॉर्ब, नॉर्मल टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और हमारे घरों का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, जो कि एक 20 to 24 या 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। तो थर्मल रेडिएटर की तरफ से है। अब इसका हम प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि हाई स्पेसिफिक हीट को कैसे, वाटर के पास कैसे हाई स्पेसिफिक हीट होती है। तो देखो मैं एक चीज करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये तो जैसे देखो हम इसका एग्जाम्पल करके दिखाते हैं। हमारे पास ये मोमबत्ती है और ये जल रही है रेगुलरली, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसमें कोई वाटर नहीं है। जब इसमें कोई वाटर नहीं है तो हमने क्या काम किया, इसको ऊपर रखा है इसे, और ये इजीली मेल्ट हो जाएगा। और देखो कितनी जल्दी से आग पकड़ ली और ये पिघल जाएगा। देखो ये कितनी जल्दी से आग पकड़ ली और ये, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट इतनी हाई नहीं है, एक लो स्पेसिफिक हीट है जिसने एकदम से हीट एब्जॉर्ब कर ली और ये एकदम से पिघल गया। लेकिन अगर हम यहीं पे बात करें वाटर फिल्ड गिलास की, तो देखो वाटर फिल्ड गिलास है। हम इसके नीचे कितनी देर तक मोमबत्ती जला करके रखूँ तो ये पानी बिल्कुल भी, ये गिलास बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा। देखो कितनी देर तक ये चल रहा है, ये बिल्कुल डैमेज नहीं होगा। क्यों नहीं डैमेज हो पा रहा, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो सारी की सारी हीट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है फिलहाल, और ये वाटर हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा और हमारा गिलास सेफ रहेगा। मैं कितनी भी देर तक रखूँ, हम इसे पानी को उबाल तक सकते हैं इसके ऊपर रखे रखे, लेकिन ये कुछ नहीं होने वाला। जबकि इसे धीरे धीरे ऊपर लेकर के जाएंगे तो किनारे जल जाएंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा सेफ ही रहेगा। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है स्पेसिफिक हीट का, ठीक है। पॉज करिए वीडियो। चल अब क्या करेगी, पॉज यार, तो टाइम हो, ठीक। तो चलिए बात करते हैं अब हम नेचुरल फिनोमिना इन्वॉल्विंग स्पेसिफिक हीट। जो नेचुरली फिनोमिना होते हैं, स्पेसिफिक हीट कैसे इससे रिलेट करती है। तो कभी कभी जहाँ पे समुद्र होते हैं, जब हम समुद्र के किनारे खड़े होते हैं तो हमें कितनी ठंडक महसूस होती है। हवा चलती है तो हमारी ठंडक महसूस होती है। ठंडक महसूस होने का रीज़न क्या है, स्पेसिफिक हीट वाटर के पास, कि जब सनलाइट होती है तो सारी की सारी मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर ली जाती है सन के थ्रू, तो उस टाइम तो हमें हॉट लगता है। लेकिन जैसे ही शाम होने को आती है तो एयर के पास मॉइस्चर प्रेजेंट होती है और मॉइस्चर पे ठंडक होगी, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा है, तो वो अपने साथ कैरी करती है ठंडक एनर्जी। तो जब वो हवा चलती है तो हमारी बॉडी को टच करती है, तो हमें फील होता है कि कितना ठंडक हो रहा है। एक्चुअल में ये रीज़न क्या है इसका, स्पेसिफिक हीट वाटर की। दूसरा, इंटरनल हीट रेगुलेशन इन द प्लांट और एनिमल्स। तो हमारे अंदर जो हीट है वो कैसे रेगुलेट हो रही है, क्योंकि हर एक एनिमल या प्लांट हो 80 से 90% तो वाटर होता ही है। तो वाटर होने की वजह से, वाटर के हाई स्पेसिफिक होने की वजह से हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मली मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का डाइजेशन और बाकी चीज़ें, मेटाबॉलिज्म, ये बाकी चीज़ें ईजिली वर्क कर पाती है। अगर हमारी बॉडी से सारा वाटर निकाल लिया जाए तो हम पहली बात तो बच ही नहीं पाएंगे, बच भी गए तो मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन ये सारा खराब हो जाएगा। तो एक्चुअल में यही स्पेसिफिक के कुछ रीजंस है। अब अगर इसके हम एप्लीकेशन की बात करें कि कहाँ ये यूज़ होता है, तो बेसिकली वेसल यूज्ड इन द कैलोरीमीटर यूज्ड बाय ए थिन कॉपर शीट। जो कैलोरीमीटर के अंदर वेसल था, मैंने कॉपर शीट दिखाई थी आपको, वो कॉपर शीट काफी थिन बनाई जाती है। थिन बनाने का मेन रीजन क्या है, क्योंकि कॉपर की स्पेसिफिक हीट बहुत लो होती है। स्पेसिफिक हीट लो होने की वजह से वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता। तो जितने भी हम लिक्विड ठंडा अगर हम डालते हैं तो सारी की सारी हीट उसके अंदर ही रहती है। कॉपर वेसल कोई एब्जॉर्ब भी नहीं करेगा। तो हम एक अच्छा आइडिया ले लेते हैं कि कितनी हीट लॉस हुई, कितनी हीट गेन हुई। अगर हम थिक कॉपर बना लेंगे
या किसी और मेटल का कंटेनर बना लेंगे तो क्या होगा, वो मेटल भी हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। जब वो मेटल हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं मिल पाएगी कॉमन टेम्परेचर की जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं। सेकंड अगर बात करें बेस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन मेड थिकर, जो प्रेस होती है हमारे घरों में इलेक्ट्रिक आयरन, इसका बेस थिक बनाया जाता है, मोटा। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि थिक चीज जो होती है वो हीट कैपेसिटी ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो जैसे ही करंट उसके अंदर फ्लो होगी तो हीट कैपेसिटी एब्जॉर्ब होने की वजह से वो काफी देर तक गर्म रहेगी और हम उसे इजीली प्रेस कर पाएंगे। अगर हम उसे पतला बनाएंगे तो हीट एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी, वो ज्यादा देर तक गर्म ही नहीं हो पाएगी और एकदम ठंडी हो जाएगा ये। तो यही कुछ एप्लीकेशन है हीट से रिलेटेड और स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। अब टाइम है कुछ न्यूमेरिकल करने के, तो मैं यहाँ से पढ़ता रहूंगा न्यूमेरिकल और सोल्यूशन कराता रहूंगा और इजीली हम अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम न्यूमेरिकल पर आएगा। आप वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल को नोट कर सकते हो और मैं यहाँ पे उसका सोल्यूशन कराता रहूंगा। अच्छे न्यूमेरिकल है, बोर्ड में आए हुए न्यूमेरिकल है, तो एक बार हो जानी चाहिए, हमें पता होना चाहिए न्यूमेरिकल एक्चुअली में होंगे कैसे, स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो क्या क्या गिवन है? किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, क्वेश्चन नंबर 1 कह दो वैसे हम, किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, 25 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, या मैं नीचे लिखता हूँ यहाँ, क्वेश्चन नंबर 1, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करने के लिए क्या पूछा है? अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज, जो हीट की जरूरत पड़ी वो है 3500 जूल। आगे कहा है इन्हें कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी, तो कितनी हीट कैपेसिटी होगी उस मटेरियल की। तो सिंपली हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। दिस इज द हीट कैपेसिटी, फॉर्मूला ऑफ हीट कैपेसिटी। हम यहाँ पे लिख सकते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी C इज इक्वल टू Q इज वॉट 3500 डिवाइडेड बाई 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे हम काट सकते हैं कितना, 25 1 25 बचे 25 4 100 140 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द आंसर। और वी कैन से केल्विन, क्योंकि चलो टेम्परेचर डिफरेंस है ना इसलिए केल्विन है, ये बात एक ही है। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं हम। यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 1000 कैलोरी ऑफ हीट एनर्जी, मतलब क्यों गिवन है हमें 1000 कैलोरी, है ना, हीट एनर्जी 1000 है क्योंकि, इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर, किसी बॉडी का टेम्परेचर जो कि मास गिवन है 0.006 kg, 0.06 kg ओनली, 06 kg ऑफ लिक्विड फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, T1 गिवन है हमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से, और T2 कितने गिवन हो जाएगा भला हमें 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, पहली किस में कैलकुलेट करनी है, किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, और बी में क्या कैलकुलेट करना है, जूल पर केजी केल्विन। इन चीज़ों में कैलकुलेट करनी है हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला में पता है C इज इक्वल टू Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी। दिस इज द फॉर्मूला, वी नो अबाउट इट। तो कैलोरी में कन्वर्ट करना है तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1000 डिवाइडेड बाई M इज वॉट 0.06, डेल्टा टी गिवन है हमें, देखो 50 माइनस 10 करना पड़ेगा ना, टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, तो इसे किलो, देखो तो कैलोरी था ना, तो इसे किलो कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलो कैलोरी आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 40 इंटू 0.06, या आ जाएगा 1 अपॉन 2.4, और ये हम लिख सकते हैं, इसे पॉइंट हटाएंगे 0 बढ़ाएंगे, या आ जाएगा अपने पास 5 अपॉन 12 किलो कैलोरी पर, और क्या आ जाएगा केजी डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द आंसर किलो कैलोरी की टर्म में। इफ वी वांट टू फाइंड इन द जूल, तो देखो बी पार्ट इसका लिखे जूल पर किलो केजी केल्विन, तो हमें पता है 1 कैलोरी कितने इक्वल होता है 4.2 जूल के इक्वल, तो 1000 कैलोरी कितने इक्वल हो जाएगा 4200 जूल के इक्वल। तो वैल्यू पुट करेंगे वही C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा टी, और यहाँ पे Q की वैल्यू 4200, M की वैल्यू हो जाएगी 0.06, डेल्टा टी वही 40 रहेगा, 0 से 0 खत्म, 4 से कटेगा, 4 के 4 पंजे 20, नीचे आएगा 0.06, पॉइंट हटाए डबल 0 बढ़ाएंगे तो 10500 अपॉन 6, यह आ जाएगा जूल पर केजी केल्विन। टेम्परेचर को डिग्री सेंटीग्रेड या केल्विन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। कभी आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ भी आपने केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया, तो वहाँ भी केल्विन में कन्वर्ट नहीं किया, केल्विन में आंसर कैसा आया? तो सिंपल सी बात है, अगर टेम्परेचर सिंगल गिवन है, एक टेम्परेचर गिवन है, तब तो यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द केल्विन। अदरवाइज अगर टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा तो चाहे केल्विन में कन्वर्ट करो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करो, सेम ही आएगा। तो डिग्री सेंटीग्रेड में रहने देते हैं और लास्ट में केल्विन लिख देंगे। टेम्परेचर डिफरेंस की किसकी बात कर रहा हूँ मैं, और टेम्परेचर डिफरेंस ही था, ठीक।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बट इट सेज दैट 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वन m1 कह दो 100 ग्राम वाटर, 70 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर होगा T1 70 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। पोर्ड इनटू ए वेसल कंटेनिंग 60 ग्राम वाटर, एक दूसरे वेसल में जिसके पास पहले 60 ग्राम वाटर है, ऑफ टेम्परेचर उस वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर का जो फाइनल टेम्परेचर T है वो कितना पहुंचा, 30 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच गया। टेकिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की स्पेसिफिक कैपेसिटी गिवन है हमें 4.2 जूल पर केजी केल्विन। कैलकुलेट द थर्मल कैपेसिटी ऑफ वेसल, थर्मल कैपेसिटी वेसल की बतानी है, वेसल की याद रखना है बात। तो देखो क्वेश्चन में क्या करना है हमें, वेसल की थर्मल कैपेसिटी बताने के लिए। इसमें हॉट वाटर कौन सा है, 70 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। कोल्ड वाटर कौन सा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड वाला। तो हॉट वाटर को कोल्ड में मिलाया है, तो हीट लॉस हमें पता है वही कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन किसके थ्रू, वाटर, प्लस हीट गेन किसके थ्रू, वेसल, है ना। इन दोनों की बात कर लेना। तो हीट लॉस कितने की इसने की हीट लॉस m1 C1, कहाँ से कहाँ, नॉर्मल टेम्परेचर तो ये था ना, तो इससे यहाँ पहुँचा होगा, तो 70 माइनस 30, ये सिंपल लगाएंगे, इससे यहाँ पहुँचा होगा जब लॉस की हीट। उसके बाद इक्वल टू हीट गेन किसने की, कोल्ड वाटर ने। कोल्ड वाटर का फॉर्मूला वही M2C, तो वही रहेगा, स्पेसिफिक वाटर है तो स्पेसिफिक हीट तो सेम रहेगी वाटर की। कहाँ से कहाँ पहुँचा होगा, 30 से 20, तो 30 माइनस 20, ज़्यादा में से कम घटाएंगे याद रखना, प्लस उसी के बाद वेसल की स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है, तो मास ऑफ वेसल इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू टेम्परेचर कितना हो जाएगा, ये 30 माइनस 20, इस तरह से हम कर सकते हैं। तो वी हैव टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ वेसल, तो यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो सॉल्व करते हैं थोड़ा से। तो 100 ग्राम है, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करते हैं, 0 पॉइंट बना जाएगा यहाँ। C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भला, C1 तो वही है 4.2, और ये कितना बचेगा 40, इक्वल टू M2 इज वॉट 0.06, C1 कितना है 4.2 इंटू 10, यहाँ लिखो MC 30 माइनस 20, तो यहाँ बचेगा प्लस 10 MC। ठीक है बात, यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसे तो हम मिल जाएगा हमें, यहाँ पे ये आ जाएगा 16.4 तो ये आया, इक्वल टू ये आ जाएगा 6 6 दूनी 12 6 चौक 24 और 1 25, और ये आ जाएगा यहाँ, ठीक है 42, हाँ ठीक है, या ऐसे 0.6, ठीक है वही बात, प्लस 10 MC। ऐसे यहाँ लेकर के जाएंगे 16.8 माइनस 2.52, यहाँ 0 लगा दो, इक्वल टू 10 MC आ जाएगा यहाँ। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 16.80 और 2 यहाँ पे लिखेंगे 2.52, कितना आएगा 8 बचेगा यहाँ पे, 2 बचेगा यहाँ, और 6 में से 4 गया, 6 में 4 गया 4 और 1 14.28, तो 14.28 आ जाएगा यहाँ 10 MC। स्पेसिफिक पूछा है तो C इक्वल टू 14.28 अपॉन 10 M, ये तो थर्मल कैपेसिटी थी, M को गायब कर दो, स्पेसिफिक आ जाएगी C इक्वल टू 1.428 जूल पर केजी केल्विन, स्पेसिफिक हीट बाय द। ये सिंपल सी चीज़ें हैं, तुम्हें पता ही है कि चेंज इन फेस, मेल्टिंग, फ्रीजिंग। तो चलिए बात करते हैं चेंज इन फेस, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, हीट कर्व, इफेक्ट ऑन प्रेशर एंड इम्प्योरिटी ऑन द मेल्टिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, हीट कर्व, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये लेटेंट हीट वाला पार्ट है, स्पेसिफिक हीट वाला पार्ट विद न्यूमेरिकल हमने किया अभी, अब हम लेटेंट हीट वाला पार्ट की कवर करते हैं। लेटेंट हीट में सबसे पहली चीज़ आती है चेंज ऑफ फेस। चेंज ऑफ फेस का मतलब क्या होता है, चेंज ऑफ फेस का मतलब होता है कि जब कोई भी सब्सटेंस अपने फिजिकल स्टेट को चेंज कर देता है, मतलब जैसे कोई सॉलिड है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर कोई लिक्विड है तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन फेस। तो अगर हम सिंपली बात करने की कोशिश करें यहाँ पे, तो जैसे हमारे पास एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं सॉलिड, वो चेंज इन फेस का, यह है सॉलिड। मान लो ये हमारे पास एक सॉलिड है, इस सॉलिड से हमने क्या किया, लिक्विड बनाया, और लिक्विड से हमने क्या बनाया, गैस बनाया यहाँ, ठीक है। तो प्रोसेस सिंपल सा है कि पहले सॉलिड कन्वर्ट होगा लिक्विड में, लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में। तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है तो क्या हुआ होगा, यहाँ पे हीट क्या की गई होगी, रिलीज की गई होगी। अगर हीट रिलीज की जाएगी तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग हो जाएगी। जब हीट रिलीज हो रही है तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो इट इज़ कॉल्ड मेल्टिंग, तो ये मेल्टिंग हो रही है।
ठीक, अब यहीं से लिक्विड को जब गैस में कन्वर्ट किया जा रहा है तो हीट क्या की जा रही है, एब्जॉर्ब की जा रही होगी, एब्जॉर्ब की जा रही होगी। एब्जॉर्ब का मतलब क्या हो रहा होगा यहाँ पे, इसे कहेंगे बॉइलिंग, मतलब यहाँ बॉइलिंग हो रही होगी। जैसे कि पानी को गर्म करते हैं तो बॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या हो अगर हम डायरेक्ट सॉलिड को लिक्विड गैस में कन्वर्ट कर दे, लिक्विड वाला पार्ट ही छोड़ दे, अगर हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देंगे तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसे हम सब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर क्या हो हम गैस को डायरेक्टली फ्रीज कर दे और सॉलिड में कन्वर्ट कर दे, इसे बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। तो ये वो प्रोसेसेस हैं। तो ये कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि सब्लिमेशन क्या होता है, मेल्टिंग, बॉइलिंग, सॉलिडिफिकेशन, ये किस तरह की चीज़ें हैं, तो ये बात कवर करने हैं। तो सिंपल सी बात है, पहली चीज़ आती है चेंज इन फेज। तो चेंज ऑफ फेज को हम सिंपल से लिख सकते हैं कि व्हेन ए सब्सटेंस चेंज इट स्टेट्स बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग द हीट। जब कोई सब्सटेंस किसी भी मतलब हीट को रिलीज एब्जॉर्ब कर दे तो उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड चेंज इन फेज। और ये फिगर है जो बनाओगे तुम लोग, ठीक। तो अब हम बात करते हैं सिंपल सी क्या क्या चीज़ों के बारे में, मार्केट। चलिए, तो अब हम बात कर लें कि इसकी मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग क्या होती है। तो सिंपल सी बात करते हैं मेल्टिंग, देन वी विल स्टार्ट अबाउट द फ्रीजिंग। तो मेल्टिंग क्या होगी बेसिकली, मेल्टिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो हमारे पास कोई सॉलिड चीज़ है, ये क्या हुआ, सॉलिड हुआ, हमने इसे सॉलिड हुआ या आइस क्यूब मान लो इसे, है ना, ये सॉलिड है, हमने इसे हीट करना यहाँ पे स्टार्ट किया। जैसे हम इसे हीट करना स्टार्ट करेंगे तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे, ठीक। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे मेल्टिंग। मेल्टिंग प्रोसेस में क्या हुआ, व्हाट डू यू थिंक, इसमें सिंपल हुआ कि हीट इसने एब्जॉर्ब की। तो व्हेन ए सब्सटेंस absorb heat and convert into liquid is called melting। इसे मेल्टिंग कहते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम बता चला मेल्टिंग क्या है। फ्रीजिंग की बात करें तो व्हाट इज फ्रीजिंग, अगर हम फ्रीजिंग की सिंपली बात करें तो फ्रीजिंग क्या हो जाएगी कि जब हम लिक्विड से वापस सॉलिड में कन्वर्ट करना चाहें किसी चीज़ को, तो लिक्विड से जब सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर सिंपली हमने क्या काम किया, ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में हमने लिक्विड को फिल किया, ठीक। अब लिक्विड को फिल करके हमने इसमें से हीट को क्या किया, रिलीज़ किया, हीट को रिलीज़ कर दिया, हीट निकाल दी, सारी की सारी हीट एक्सट्रैक्ट कर ली गई। जब इसमें से हीट एक्सट्रैक्ट कर ली जाएगी तो क्या होगा, दिस लिक्विड डेफिनेटली कन्वर्टेड इनटू द सॉलिड। और अगर ये एक बार सॉलिड में कन्वर्ट हुआ तो हीट रिलीज कर दी जाएगी और इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रीजिंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, व्हेन ए सब्सटेंस release heat and convert, when a liquid कहेंगे, when liquid convert into solid is called freezing, is called freezing। अब आपको पता है कि एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक दो प्रोसेस होते हैं। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज की जा रही हो। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिसमें हीट एब्जॉर्ब की जा रही हो। तो हीट एब्जॉर्ब कहाँ पे कहीं, यहाँ, तो इसे बोलते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और इसे क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट यहाँ पे क्या हुई, रिलीज, और यहाँ पे एब्जॉर्ब। तो दीज आर दी पॉइंट्स रिगार्डिंग द फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। अब अगर हम बात करें यहाँ पे किस चीज़ की, हीटिंग कर्व ऑफ आइस, कि आइस का हीटिंग मतलब जब हम आइस को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली में हाइट का जो कर्व है वो कैसे वेरी करता है टाइम के साथ, टेम्परेचर कैसे वेरी करता है और हाइट कैसे, वो आइस कैसे कैसे मेल्ट होता जाता है। तो उससे बात करते हैं हीटिंग कर्व। अब हीटिंग कर्व तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमने इस टॉपिक का डिस्कशन किया, नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द हीटिंग ऑफ द कर्व, आइस ऑफ द कर्व। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहीं पे सिंपली हीटिंग कर्व ऑफ आइस, हीटिंग
कर्व ऑफ आइस। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हमें देखनी पड़ेगी और साथ साथ कर्व बनाना पड़ेगा। तो ऑब्जर्वेशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे मान लो हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में छोटे छोटे हमने आइस के क्यूब डाल दिए, आइस क्यूब्स हमने यहाँ पे डाले कुछ इस तरह से, ठीक है। ये आइस क्यूब हमने यहाँ डालने स्टार्ट किए, ठीक है। कितना टेम्परेचर होता है इसका? 0 डिग्री। यहाँ पे हमने इसे गर्म करना स्टार्ट किया, बुनसन बर्नर से गर्म करना स्टार्ट किया। साथ साथ हम कर्व बनाते हैं यहाँ पे इसका। तो कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, ये आ जाएगा टेम्परेचर, ये आ जाएगा टाइम। टाइम को अगर हम बात करें 0, फर्स्ट 30 सेकेंड, फिर लेंगे हम क्या 60 सेकेंड, फिर लेंगे 90 सेकेंड, फिर लेंगे 120 सेकेंड, लेंगे 150 सेकेंड, यहाँ लेंगे 180 सेकेंड। 30 सेकेंड का गैप रखेंगे बीच में। और यहाँ पे टेम्परेचर लेंगे हम कितना 10 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे लेंगे कितना 50 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ले लेंगे कितना 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ले लेंगे कितना 150 डिग्री सेल्सियस। ऐसे लेकर के चल रहे हैं टेम्परेचर्स को। तो जैसे जैसे हम इसे हीट देना स्टार्ट करेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि हीट ये एब्जॉर्ब कर रहा है आइस, लेकिन इसका टेम्परेचर बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हो रहा। मतलब ये 0 की 0 पे रहेगा और हीट एब्जॉर्ब करता रहेगा जब तक कि ये पूरा का पूरा मेल्ट ना हो जाए। एक बार ये पूरा का पूरा मेल्ट हो जाएगा कुछ टाइम बाद, तो हम क्या देखेंगे कि मेल्ट होने के बाद डायरेक्टली इसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसका टेम्परेचर लगातार टाइम के साथ इंक्रीज होना स्टार्ट होगा और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच करके बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपली हम ये करके भी देख सकते हैं, घर में एक केतली लेंगे, उस पर आइस क्यूब डाल देंगे और गैस पर रख देंगे और धीरे धीरे देखेंगे प्रोसेस क्या होगा। तो हम क्या देखेंगे, जब इनिशियल 30 सेकंड है तो कोई टेम्परेचर में राइज नहीं होगा, इनिशियल 30 सेकंड में ऐसा कैसे ही रहेगा, कोई राइज नहीं। फिर हमने 30 से 60 सेकंड में ऑब्जर्व किया, तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ये ऐसा कैसे रहा, बट आइस मेल्ट होने लग गया धीरे धीरे। हम और देखते हैं तो धीरे धीरे फिर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, धीरे धीरे तभी भी ये ऐसा का ऐसा ही रहा। हमने देखा कि 120 डिग्री सेंटीग्रेड आती है, पूरा का पूरा मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ पे पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हो चुका। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री से टाइम पे 120 सेकंड बाद, मतलब कम से कम 2 मिनट बाद ये क्या हुआ, पूरा लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद जब हमने इसका टेम्परेचर इंक्रीज करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इसका टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हुआ और अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन ये कुछ इस तरह से जाने लगा और यहाँ पे इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। 100 डिग्री सेंटीग्रेड क्रॉस करते इसकी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड की लाइन है। हम इसे अगर इस तरह से आगे खींचने की कोशिश करें तो ये इस तरह से यहाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये होता है हीटिंग कर्व ऑफ द आइस। इस तरह से इस कर्व को हम ड्रॉ कर सकते हैं। हमें पता होना चाहिए कि एवरी 30 सेकंड का गैप हमने क्यों लिया है, क्योंकि अगर एक एक सेकंड 2-2 सेकंड बाद देखेंगे तो काफ़ी लंबा ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें। तो हमने एक राउंड फिगर में 30 सेकंड का गैप लेकर के रखा, जिससे कि हम 1 मिनट को हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया और उससे हमने देखने की कोशिश की। तो ये था हीटिंग कर्व ऑफ आइस। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कि इसके जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हुआ गर्म करने पर, इम्प्यूरिटी, मतलब कि इस मेल्टिंग पॉइंट पर अगर हम प्रेशर का इफेक्ट जानने की कोशिश करें और इम्प्यूरिटीज़ का इफेक्ट जानने की कोशिश करें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। मतलब इफेक्ट ऑन प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड इम्प्यूरिटीज़ ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम सिंपल सी चीज़ें। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट। पहले मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं कि प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जैसे मान लो, वही मैं फिर से बात कर रहा हूँ, आइस है हमारे पास और हमने आइस को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया था और हमने इसका प्रेशर इंक्रीज कर दिया। जब हमने इसका प्रेशर इंक्रीज किया, प्रेशर हमने क्या किया, यहाँ से इंक्रीज कर दिया, हमने ऊपर से ढक्कन लगा दिया। मतलब प्रेशर इंक्रीज करने का हमने ढक्कन लगा दिया, ढक दिया ऐसे, तो हीट बाहर नहीं निकलेगी, प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम क्या देखते हैं, जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ यहाँ पे, तो एज प्रेशर इंक्रीजेस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा और आइस पहले की कंपैरिजन में जल्दी मेल्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात, क्योंकि प्रेशर भी अपना हीट देने की कोशिश कर रहा है और नीचे से बुनसन बर्नर भी हीट देने की कोशिश कर रहा है, दोनों मिलकर करके हीट दे रहे हैं और वो जल्दी से मेल्ट हो पाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, प्रेशर इंक्रीजेस, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ऐसे ही इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, अगर इम्प्यूरिटीज के इफेक्ट जानने की कोशिश करें हम किस चीज पे, आइस के मेल्टिंग पॉइंट पे, तो इम्प्यूरिटी मिलाने का मतलब कि मान लो हमने इसमें थोड़ा सा नमक मिला दिया,
कि आइस है हमारे पास, ये आइस क्यूब थे छोटे छोटे, आइस क्यूब को हमने छोटे छोटे क्या डालना स्टार्ट किया, सॉल्ट डाल दिया, इम्प्योरिटी की फॉर्म में सॉल्ट डाला। जब हमने सॉल्ट डाला तो हम क्या देखते हैं कि सॉल्ट की वजह से ये जो मेल्टिंग ऑफ आइस थी बहुत स्लो हो गई। तो हमने देखा भी होगा, कुल्फी वाला देखा होगा, जो ठेले पे कुल्फी बिकती है, कुल्फी खाई होगी, तो कुल्फी वाला जब कुल्फी निकालता है तो उसके जो चेम्बर बना हुआ है, उस चेम्बर में नमक भर के रखता है। नमक भर के रहने का प्रिंसिपल सिंपल सा क्या है कि इम्प्योरिटी उन्हें मिक्स कर दी, इम्प्योरिटी मिक्स करने से उसका मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज हो गया, और मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होने की वजह से जो आइस पहले 2 मिनट बाद पिघल रहा था, अब वो 10 मिनट 20 मिनट बाद पिघलेगा। या हम जैसे जैसे उसको इम्प्योरिटी इंक्रीज करते जाएंगे, मेल्टिंग पॉइंट अपने आप ही डिक्रीज होता जाएगा और जल्दी से पिघलने का मतलब यदि, और आइस हमारा बहुत देर तक फ्रीज हो करके रह सकता है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे कि एज इम्प्योरिटी इंक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इम्प्योरिटी क्या काम करती है, उसके आइस के बीच जा करके एक बॉन्ड बना लेगी और वहीं पे हीट रिलीज करने से रोकने की कोशिश करती है। जब हीट रिलीज नहीं हो पाएगी, हीट शील्ड की तरह बिहेव करेगी, तो सारी की सारी हीट वहीं कैद हो जाएगी, तो बर्फ पिघल ही नहीं पाएगा, इंट्रैक्शन खत्म हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा लॉजिक था यहाँ पे। तो हमने पढ़ा इफेक्ट ऑन प्रेशर एंड इम्प्योरिटीज ऑन द मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर हम बात करें वेपोराइजेशन की, तो व्हाट इज द वेपोराइजेशन? वेपोराइजेशन का सिंपल सा दूसरा नाम है बॉइलिंग, कि किसी चीज को बॉइल करते हैं जब हम, तो क्या इफेक्ट पड़ता है, और वहीं पे हम जब हीटिंग कर्व ऑफ वाटर बनाएंगे, अभी तक हमने क्या बनाया था कि हीटिंग कर्व ऑफ आइस, मतलब आइस को हमने मेल्ट किया था, अब मेल्ट हुए हुए लिक्विड को हम बॉइल करेंगे तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, और कर्व कैसे कैसे आएंगे, और इम्प्यूरिटीज पे क्या क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो वहीं पे हम बात करते हैं वेपोराइजेशन की। तो चलिए बात करते हैं बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। बॉइलिंग कह दो या वेपोराइजेशन कह दो, बात एक ही है। तो एक्चुअल में होगा क्या कि जैसे हमारे पास यहाँ पे एक लिक्विड है, बिल्कुल सेम फिगर से, मैं फिगर की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे यू कैन गेट द एग्जैक्ट इमेज, एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ द कॉन्सेप्ट। ये है, अब हमने इसके अंदर लिक्विड फिल किया, वाटर कह लो, चलो हम वाटर लेकर के चल रहे हैं फिलहाल, क्योंकि हमारे पास आइडियल लिक्विड जो वाटर जो इजीली अवेलेबल है, ये वाटर हमने लेना स्टार्ट किया। हम इसे बॉईल करना चाह रहे हैं। आप सबको पता है कि वाटर कितने बॉईल होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है। तो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग कहते क्या है कि जब कोई लिक्विड हीट को एब्जॉर्ब करता है, वहां क्या हो रहा था, हीट रिलीज होती थी मेल्टिंग में, यहाँ पे क्या होगा, हीट एब्जॉर्ब की जाएगी। जब ये लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वहां से ये अपने आप ही बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। That process when the liquid convert into the vapor is called vaporization or boiling. The process in which liquid convert into the gas or vapor is called vaporization. बड़ा सिंपल सा बात है। ये कब होगा, जब ये हीट एब्सॉर्ब करेगा तभी वेपोराइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वेपोराइजेशन की हिसाब से अगर हम बात करें कि जब हम वाटर को हीट करेंगे तो ये कितने टेम्परेचर पे वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा और कैसे वेपोराइज हो सकता है, हम ये देखेंगे। तो यही से हम बात करेंगे हीटिंग कर्व फॉर द वाटर। तो अगर हम यहाँ कॉन्सेप्ट की बात करें, हीटिंग कर्व फॉर वाटर, तो वाटर का हीटिंग कर्व को जिस तरह से बनाएंगे, यहाँ पे फिर से हमने टिक कर दिया, जैसे कि मैं पीछे देखा था अभी, यहाँ पे वाटर को फिल करना स्टार्ट किया और बंसर बर्नर से हमने इसमें आग लगा दी। तो यहाँ पे इस तरह से ये टेम्परेचर है और ये टाइम हो जाएगा सिंपल सा। यहाँ पे 0 रखेंगे, ये होएगा 30 सेकेंड, ये होएगा 60 सेकेंड, ये 90 सेकेंड, ये 120 सेकेंड, ये 150 सेकेंड, और यहाँ पे रखेंगे 50, यहाँ पे रखेंगे 100, यहाँ पे रखेंगे 150। अब जैसे जैसे हम इसे गर्म करना स्टार्ट करेंगे, सो कॉल्ड हीट देना स्टार्ट करेंगे, तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि धीरे धीरे वाटर के अंदर बबल फॉर्म होने स्टार्ट हो गए, क्योंकि मॉलिक्यूल को हीट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। एज मॉलिक्यूल आर गेटिंग हीट फ्रॉम द फायर, तो दे आर गेट एक्साइटेड। जब वो एक्साइट हो जाएंगे तो ऊपर नीचे रैंडम मोशन करने लगेंगे और एयर ट्रैप जो वाटर के अंदर थी उसके बबल बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जब बबल बनने स्टार्ट हो जाएंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा
और हम देखेंगे कि धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। एज टाइम इंक्रीजेस टेम्परेचर ऑल्सो गेट इंक्रीजेस। इंक्रीज होते होते हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज होते होते 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के रुक जाएगा। अब हम कितना ही हीट करना स्टार्ट कर दे और वाटर कितनी ही हीट अब्सॉर्ब कर दे, वाटर का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा और वो क्या हो जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के कांस्टेंट हो जाएगा और बॉइलिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब हम चाहे कितना ही टाइम बढ़ा ले हीट का, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन शो करेगा। ये है हीटिंग कर्व। इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये वाटर बॉइलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है, हीट एब्जॉर्बिंग एनर्जी स्टार्ट होना। और यहाँ पे वाटर क्या हुआ, वेपोराइजेशन, मतलब वेपोराइजेशन बॉइलिंग की बात है, हीट वेपर में कन्वर्ट होनी स्टार्ट हो गई, वाटर पेपर में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। ये हीटिंग कर्व है किसका, वाटर का। वो था मेल्टिंग कर्व ऑफ आइस, ये हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। अब यहीं पे हमने देखा कि जब हम इसमें इम्प्यूरिटीज मिला देंगे बॉइलिंग करते टाइम, हम इम्प्यूरिटीज मिला देते हैं तो इफेक्ट क्या पड़ेगा बॉइलिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पे। तो सिंपल वैसे नॉर्मली वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने क्या काम किया, इसके अंदर प्रेशर इंक्रीज किया। जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो बॉइलिंग इंक्रीज हो जाएगी, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बहुत देर बाद जाकर के बॉइलिंग होगी। या हम पानी में जब हम कोई नमक डाल देते हैं, इंप्यूरिटी डाल देंगे, तो तुम देखोगे कि पानी बॉईल बहुत काफी देर में होना स्टार्ट होगा एज कंपेरिजन टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि अगर हम बॉईल करेंगे तो पहले 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबल रहा है पानी, इंप्यूरिटी डालने पे वो 170 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाकर के पहुंचेगा, तब जाकर के उबलेगा। कुल मिलाकर के बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है इंप्यूरिटी इंक्रीज करने पर, और प्रेशर इंक्रीज करने पर भी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। ये बातें याद रखेंगे हम। अब मेन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है हमारे पास लेटेंट हीट का। लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट तो एक्चुअल में जब कोई भी सब्सटेंस या तो मेल्ट हो या फ्रीज हो, तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है वही लेटेंट हीट कहलाती है। लेटेंट का मतलब गुप्त ऊष्मा, चोरी से निकलने वाली ऊष्मा। तो मतलब द हीट रिक्वायर्ड टू रिलीज और एब्जॉर्ब फॉर मेल्टिंग और फ्रीजिंग द सब्सटेंस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बर्फ का टुकड़ा पड़ा है, उसे हमने रखा, तो तुम देखोगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बर्फ धीरे धीरे पिघल के मेल्ट हो जाए, वो मेल्ट होते होते लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो जो हीट थी तुम्हारे सामने निकली, तो धीरे धीरे हल्का सा जो वेपर दिखती है बर्फ के आसपास, वो लेटेंट हीट है। तो वो लेटेंट हीट उसमें से निकल रही है एटमॉस्फेयर की वजह से। ठीक ऐसे ही हम पानी को बॉईल करते हैं, तो वो जो फायर से हीट दी जा रही है उसके अंदर, जिससे वेपर की फॉर्म में बाहर निकल रही है पानी से, वो भी लेटेंट हीट है, चुपके से निकल जाती है। तो लेटेंट हीट एक्चुअल में द हीट रिक्वायर्ड टू फ्रीज और मेल्ट द सब्सटेंस, ठीक है ना। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन बनेगी, हीट रिक्वायर्ड टू फ्रीज और मेल्ट द सब्सटेंस, यही वो लेटेंट हीट हुआ करती है। इसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय एल, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। इसकी जो यूनिट होती है एक्चुअल में वही होती है जूल और कैलोरी, यही हीट की यूनिट, क्योंकि हीट तो हीट ही है भाई, कैसे भी कह लो। तो ये थी लेटेंट हीट की बात, जो अपने आप से चुपके से निकल जाती है। वही अगर हम बात करें स्पेसिफिक लेटेंट हीट, तो स्पेसिफिक लेटेंट हीट इज द लेटेंट हीट पर यूनिट मास। जो लेटेंट हीट है डिवाइडेड बाय पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो यहां पे बात करें हम लेटेंट हीट पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो कुल मिलाकर के लिख सकते हैं L इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम, दिस इज द फॉर्मूला, या Q इज इक्वल टू आ जाएगा M इंटू एल, यहां से मिल जाएगा, जहां Q क्या चीज है, लेटेंट हीट या सिंपल हीट, M क्या चीज हो जाएगा, मास, और L क्या चीज हो जाएगी, स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो हम लेटेंट हीट को Q ही लिखते हैं जरा थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ये दो चीजें थी, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे हम लेटेंट हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे वाटर के कर्व बना सकते हैं। तो इसके कुछ इफेक्ट पढ़ लेते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस एंड इफेक्ट। तो क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं,
तो जैसे इसके कुछ एप्लीकेशन होते हैं या इफेक्ट होते हैं लेटेंट हीट के, वो क्या, जैसे कि पहाड़ों पे बर्फ बहुत धीरे धीरे पिघलती है। क्यों पिघलती है? क्योंकि पहाड़ों पे जाकर के प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो धीरे धीरे पिघलना स्टार्ट होगी, जल्दी से नहीं पिघल पाएगी। कारण वही है कि हाइट बढ़ाने पे तुम्हें पता है प्रेशर बढ़ जाता है, डिक्रीज वो इंक्रीज हो जाता है, तो उस वजह से। सेकेंड चीज क्या हो जाती है कि लेटेंट हीट के लिए जब बर्फ होता है, उस बर्फ को मेल्ट होने से रोकने के लिए उसके ऊपर बोरी या कट्टा कोई चीज रख देते हैं, उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, लेटेंट हीट एटमॉस्फेयर से कांटेक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो मेल्ट होने से बच जाती है। लेटेंट हीट बहुत धीरे धीरे निकलती है। फिर ये कुछ एप्लीकेशन होते हैं इसके या इफेक्ट होते हैं लेटेंट हीट से रिलेटेड। अब हम इसी को न्यूमेरिकल करेंगे, कर्व से रिलेटेड, और चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ बोर्ड पे, देखते हैं। सामने देखो आते रहेंगे आपके पास, और मैं क्वेश्चन बोल के पढ़ाता रहूंगा और सॉल्यूशन कराते रहेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं सारे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो लिखा है एन आइस क्यूब इज हीटेड एट ए कांस्टेंट रेट, फिगर शोज। तो फिगर गिवन है सिंपल, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। उसका फिगर तो चलो मैं बना ही देता हूँ, क्योंकि फिगर से समझाना पड़ेगा एक्चुअल में ये। और आपको साइड में भी दिख रहा होगा फिगर इसका। ये इस तरह से आया, फिर ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर ये ऐसे गया ऊपर। हमें पता है ये -10 है, ये बन जाएगा 0, और ये बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कितना पहुंचा, 110, और बाकी टेम्परेचर गिवन है। अब जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए हमसे, व्हाट डज द पार्ट ए बी मीन्स। अच्छा, इसमें नाम लिख देते हैं ए बी सी और ये डी, इस तरह से है। अब इसने कहा व्हाट डज द पार्ट ए बी मीन्स। तो ए बी का मतलब क्या है, देखो ये जो ए बी है, इसमें हम देखो टाइम लगातार बढ़ रहा है एक्चुअल, और टेम्परेचर 0 का 0 ही है। तो क्या होगा, ये बर्फ होगा, और बर्फ मेल्ट होने की पोजीशन में रहेगा, मतलब मेल्ट होने का प्रोसेस है। तो ए बी में क्या लिखेंगे, मेल्टिंग हो रही है आइस की, क्योंकि आइस के मेल्टिंग होते टाइम टाइम बढ़ता है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, मेल्टिंग ऑफ आइस हो रही होगी। ठीक है, आगे क्या पूछा है इसने सेकंड पार्ट में, व्हाट डज पार्ट सी डी मीन्स। सी डी का मतलब क्या है, देखो सी डी ये रहा। सी डी कहाँ पे जाकर, देखो 100 के आसपास जाकर के बैठ रहा है। 100 के आसपास जाके बैठने का मतलब क्या, आइस बॉइल हो चुकी और ये बॉइलिंग हो रही होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे बॉइलिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ आइस, ये वो हो रहा होगा, बॉइलिंग होना स्टार्ट हुआ होगा। और सीडी तक फिर तो टेम्परेचर बढ़ाते रहो तो टाइम बढ़ता रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। सी पार्ट में इसने क्या पूछा, फर्स्ट पार्ट ए, सेकंड पार्ट बी, थर्ड पार्ट सी। सी पार्ट में पूछा है व्हाट कंक्लूजन डू यू ड्रॉ रिगार्डिंग द नेचर ऑफ आइस फ्रॉम द ग्राफ। इससे क्या कंक्लूजन निकलता है। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है। कंक्लूजन में क्या है, सिंपल सा, देखो -10 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस ने थोड़ी हीट एब्जॉर्ब की होगी। तो कंक्लूजन में लिखेंगे -10 to 0 डिग्री सेल्सियस आइस एब्जॉर्ब सम हीट, देन in process AB ice get melt and start boiling in process CD। ये सिंपल से कंक्लूजन था कि इसने कैसे बॉइलिंग स्टार्ट की। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा योग, तो क्वेश्चन नंबर उतार लो, मिटा दो मैं इसे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो जाएगा, इसमें भी हमें ग्राफ गिवन है। पहले मैं ग्राफ बना लेता हूँ फिर क्वेश्चन पढ़ता हूँ। उसमें ग्राफ को इस तरह का गिवन है, यहां से ऐसे, ये इसका नाम है ए बी सी डी ई एफ, और ये टेम्परेचर है और ये टाइम है। ये टेम्परेचर होगा, इसका नाम दे दिया एबीसी। ठीक है, इसने पूछा व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस। अच्छा, यहाँ देखा है 30, और यहाँ गिवन है हमें 60, यहाँ गिवन है हमें 90, यहाँ गिवन है 120। सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, पहले क्वेश्चन में व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सब्सटेंस। अब एक बात बताओ, मेल्ट कहाँ पे हुआ होगा सब्सटेंस। देखो पहले तो वो कांस्टेंट चला होगा ऐसे, अगर कोई सब्सटेंस फ्रीज है, आइस की फॉर्म होगा, चलते 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 ऐसे, उसके बाद ऐसे उठना स्टार्ट हुआ तो मेल्ट यहाँ से होना स्टार्ट हुआ होगा इस पोजीशन पे जहाँ पे गिरा वैसे उठा। तो ये ग्रीन पॉइंट का मतलब क्या होता है कि देखो सबसे 30 स्टार्ट हुआ,
चलते 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 यहाँ पहुंचे, उसके बाद कांस्टेंट कर्व आया। कांस्टेंट कर्व का मतलब कि यहाँ मेल्ट होकर हो गया होगा पूरा का पूरा, मेल्ट होने के बाद बॉइलिंग स्टार्ट हो गई होगी, तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट हो चुका, यहाँ पूरा का पूरा मेल्ट हो चुका। यहाँ से यहाँ तक बढ़ते बढ़ते टेम्परेचर बढ़ा और यहाँ करके पूरा मेल्ट। तो एट बी जो कि कितना है देखो 60 के आसपास, ये 55 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये मेल्ट हो जाएगा। बी पार्ट की बात करें, विच प्रोसेस इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन सेगमेंट डी। जो डी सेगमेंट है वो क्या प्रोसेस शो कर रहा है? देखो डी बड़ा सिंपल प्रोसेस शो कर रहा है कि बॉइलिंग हो रही होगी, इस प्रोसेस में बॉइलिंग ही होती है, तो डी प्रोसेस क्या शो कर रहा है? बॉइलिंग। सी में पूछा है इसने, व्हाट इज हैपनिंग टू द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल पार्ट बीसी। बीसी पार्ट में एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो बीसी पार्ट में जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, मॉलिक्यूल हियर देयर मूव नहीं करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो जाएगी। डी पार्ट में क्या पूछा है? इन विच लाइन सेगमेंट एवरेज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। किस लाइन सेगमेंट में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी? जिस लाइन सेगमेंट में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा होगा। तो ए बी में हो रहा है, सी डी में हो रहा है, ई एफ में हो रहा है, तो ए बी सी डी एंड ई एफ, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आगे पूछा व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सब्सटेंस। सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? देखो बॉइलिंग कहाँ पर होना स्टार्ट हो गई होगी? यहाँ से ऊपर को बॉइलिंग स्टार्ट हुई होगी, तो सब्सटेंस का बॉइलिंग टेम्परेचर 90 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे स्टार्ट होगी टेम्परेचर 90, तो एट 90 डिग्री सेल्सियस सब्सटेंस स्टार्ट बॉइलिंग। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इससे रिलेटेड, बाकी हम क्वेश्चन की एक पूरी सीरीज निकालेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।